हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जून 2014 पेपर 3 के डिस्कशन के लिए। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 35 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इसके बाद पार्ट 2 का यह जो सेशन है ना, उसमें हम लोग 35 के आगे जो है 36 से 75 नंबर क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। और यहाँ पे देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट बोथ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड वन कैन नॉट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर द अदर, है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा, और इसमें देख सकते हैं आप केसेस के नाम दिए हुए हैं। एसआर बोमाई केस, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस, मिनर्वा मिल्स केस, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। ठीक है, तो 36 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। मिनर्वा मिल्स केस जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, है ना, दोनों इक्वली हैं और किसी को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता है दूसरे के लिए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें आप लोग कुछ पॉइंट्स जान लीजिए, जैसे जो जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं वो कब हुए हैं। जैसे मिनर्वा मिल्स केस 1980 में हुआ था। ठीक है, और AK गोपालन केस जो हुआ वो SR बोमाई केस देख लीजिए 1994 में हुआ। ठीक है, और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनके आप डेट जान लीजिएगा। ठीक है, तो ये है, हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 37 आप लोग देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अरेंज करना है, जैसे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है, राजमन्नार कमेटी है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेमोरेंडम है और सरकारिया कमीशन रिपोर्ट है। ठीक है, तो 37 का हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट जो आई थी, ठीक है, राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट यह आई थी 1971 में। ठीक है, दूसरा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ये वाला ये आया था 1973 में। ठीक है, एक सेकेंड। और फिर सरकारिया कमीशन आप लोग जानते होंगे 1983 में। ठीक है, तो और ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेमोरेंडम ये क्लियर नहीं है, तो अभी हम लोग इसी में अरेंज करते हैं। सबसे पहले कौन सा आया, राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद आया आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा 37 का, ठीक है, वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ देखिए राजमन्नार, फिर आनंदपुर, फिर वेस्ट बंगाल और सरकारिया। ठीक, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में मैं बताते चलूँ 36 नंबर क्वेश्चन में जो SR बोमाई केस था वो किससे रिलेटेड था, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित था। इसमें कहा गया था कि फेडरलिज्म जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता था आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, पहले आर्बिट्ररली के कहीं पे भी लगा दिया जाता था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट मतलब मनमानी तरीके से 356 का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी में कहा गया था फेडरलिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। और बालाजी केस कब हुआ था, 1962 में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में देना है। और इसी केस में ये बताया गया था कि जो 50% का कैप लगाया गया रिजर्वेशन के ऊपर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो एजुकेशनल संस्थान है उस पर रिजर्वेशन 50% तक का कैप लगाया गया। तो ये केस था बालाजी केस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 37 के बाद 38। ठीक है, तो इसमें मैच करना है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और किस गवर्नमेंट के साथ में वो थे, है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट कौन सी थी, पार्टी की सरकार किसकी थी। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग ये देखते हैं कि मोरारजी देसाई के समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कब थे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट की सरकार थी। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा 2, तो ए का 2 यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, दो ऑप्शन में है। फिर जगजीवन राम। ठीक है, तो जगजीवन राम कब थे, जगजीवन राम हो गए, देवीलाल हो गए।
ठीक है, तो ये सारे मैच करने हैं। तो जगजीवन राम जो थे वो जनता पार्टी के गवर्नमेंट के समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो बी का वन है ना, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो 38 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। ठीक है, तो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, तो उसमें कौन मेंबर नहीं थे। ठीक है, तो 39 में आप लोग देख सकते हैं 39 का सही जो आंसर होगा वो होगा वीपी मेनन, ये नहीं थे, यहाँ पे नोट है ना। तो कौन नहीं थे मेंबर, ये फजल अली थे, एच.एन. कुंजरू थे, के.एन. पानिकर थे। ठीक है, तो 39 का सी, वीपी मेनन नहीं थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज़ द पावर टू डिसमिस अ चीफ मिनिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो कौन से गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर किनको डिसमिस किया गया और कौन यहाँ पे नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 नंबर का सही जवाब होगा सी, कुमुद जोशी जो थे और एन.टी. रामाराव, ये सही मिलान नहीं है। ठीक है, बाकी सही है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी इन इंडिया। ठीक है, यह बुक किनके द्वारा लिखी गई, तो मैंने ऊपर भी पहले भी बताया है कि यह बुक लिखा गया है मायरन वाइनर के द्वारा। ठीक है, ये जो जिन्होंने सन्स ऑफ सॉइल भी लिखा, सन्स ऑफ सॉइल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया सन्स ऑफ सॉइल। ठीक है, ध्यान में दीजिएगा, तो मायरन वाइनर ने ही पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी इन इंडिया के बारे में बात किया। ठीक है, 42 का देखिए, इन विच case the Supreme Court decided that the confidence of the House in the ministry should be tested on the floor of House itself। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केस था और ये किस केस में यह कहा गया, तो 42 का देख सकते हैं आप लोग बी में, एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1994 में हुआ था। ठीक है, 1994, और यहाँ पे मैंने ऊपर में बताया है एस.आर. बोम्मई केस। ठीक है, यहाँ पे बताया था, तो ठीक है 1994 में या 1992 में हुआ था, एक बार देख लीजिएगा, बट यही सही है। तो इसी केस में बताया गया था, ठीक है, कि जो हाउस की कॉन्फिडेंस है वो टेस्ट होना चाहिए फ्लोर ऑफ हाउस में। 43 देखते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल एक्ट एंड रिएक्ट ऑन ईच अदर एंड द सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू डिसाइड क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम सच अ सिचुएशन, discharging its duties as perhaps no other court has so far been called upon to do, whose statement is this। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बेसिकली पूछा जा रहा है किनके द्वारा बोला गया, तो 43 का सही ऑप्शन जो होगा वो है जस्टिस हरिलाल कानिया, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। ठीक है, इसमें देखिए लिखा गया है, विच वन ऑफ द among the following authorities has the power to declare a caste, race or tribe or part of group within the caste as scheduled caste। ठीक है, in relation to state or union territory। तो यह किनके पास पावर है जो किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट के ग्रुप में डाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट 45 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ फंक्शन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल का कौन सा मेजर काम है, टू सेटल इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, टू सेटल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ गुड बिटवीन स्टेट्स, टू डिबेट ऑन रिफॉर्मिंग सेंटर स्टेट रिलेशन, टू एक्ट एज अ फोरम फॉर सेटिंग इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे तो मेजर काम क्या है, सेंटर और स्टेट रिलेशन के लिए ये एस्टैब्लिश हुआ था इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, टू डिबेट ऑन रिफॉर्मिंग सेंटर स्टेट रिलेशन, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2-3 बातें आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना, चेयरमैन, और जितने भी सीएम्स होते हैं वो उनके मेंबर्स होते हैं। 6 यूनियन मिनिस्टर को भी उसमें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए।
ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का देखते हैं। ठीक, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में है। और हाँ, एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि एक चीज़ मैं भूल रहा था, इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 263 है ना, आर्टिकल 263 में। और इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया था 1990 में शायद, हाँ इसी के आसपास। ठीक है, तो 1990 में बनाया गया आर्टिकल 263। तो ये सारी बातें। 46 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी किसको माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो वो जो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो दिया था एल्टन मायो ने। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी दिया गया था मैक्स वेबर के द्वारा। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, तो ये दिया गया था एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। ये सारे थ्योरी आपको पता होने चाहिए, तो सही जवाब यही हो जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो 46 का सही जवाब बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग और देखते हैं 47 नंबर। ठीक है, हाँ एक चीज, सिस्टम थ्योरी जो देने वाले थे उनका नाम था लुडविग वोन। ठीक है, बर्टन हैफी करके कुछ था, इसको कैसे लिखेंगे? बर्टन हैफी ऐसे कुछ था, आप लोग देख लीजिएगा, लुडविग वोन बर्टन हैफी, सिस्टम थ्योरी। ठीक है, तो सारे थ्योरीज इनके द्वारा दिए गए, याद होना चाहिए। 47 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कमिटी टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायत, है ना, ये पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी है ना, फिर है अशोक मेहता कमेटी, सांथनम कमेटी 1962-63 में बनी थी, सीवीसी हुआ था, और फंडिंग से रिलेटेड भी था पंचायती राज से, तो वो है जी.वी.के. राव कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी कब बनी थी? ये बनी थी आपका 1977 में। और सांथनम तो बता दिया 1962 या 63 मान लीजिए। ठीक है, और जी.वी.के. राव कमेटी बनी थी जहाँ तक याद आ रहा है 1985 के आसपास। ठीक है, तो ये सारी कमिटीज आपको पता होनी चाहिए। और एल.एम. सिंघवी कमेटी भी थी, है ना, एल.एम. सिंघवी 1986 के आसपास, है ना। तो ये सारी कमिटीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है कौन फर्स्ट कमेटी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मांगा था पंचायत के लिए, तो जो सही जवाब होगा यहाँ पे वो होगा अशोक मेहता कमेटी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला कब? एल.एम. सिंघवी कमेटी के द्वारा, है ना, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की उसके बाद। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन है। यहाँ पे असर्शन में देखिए, सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स आर नॉट ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स बट द नेचर ऑफ देयर जॉब एंड पोस्टिंग मेक देम ट्रूली ऑल इंडिया इन कैरेक्टर। क्या है स्टेटमेंट सही है? रीजन, अनलाइक ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स डू नॉट वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट वाइल वर्किंग इन द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा 48 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स ऑल इंडिया सर्विसेज तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और ये भी स्टेटमेंट सही है, सेंट्रल सर्विस ऑफिसर डू नॉट वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, क्यों करेंगे, है ना, तो सेंट्रल सर्विस के ऑफिसर हैं, और ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन बी सही जवाब है। 49 देखिए, एक सेकेंड इसको मिटा लेता हूँ। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूपीएससी, है ना, यूपीएससी की जो बॉडी है इनमें से उनका काम क्या नहीं है? एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर प्रमोशन, एडवाइज गवर्नमेंट फॉर डिसिप्लिनरी मैटर अफेक्टिंग सिविल सर्वेंट, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो देखिए 49 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ऑन ऑल मैटर्स
रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट? नहीं, एडवाइस कहाँ करते हैं? जो गवर्नमेंट होती है वो अपने अनुसार ट्रांसफर्स करती है ना, जो ऑफिसर्स होते हैं उनका, तो ये काम नहीं है ना। तो 49 का डी। बाकी सारे मेजर्स काम हैं यूपीएससी के। 50 में देखिए, नेम द कंट्री विच वॉज द फर्स्ट टू इवॉल्व अ साउंड रिक्रूटमेंट सिस्टम, है ना। कौन सी पहली कंट्री है जिन्होंने साउंड रिक्रूटमेंट सिस्टम को लाया था? एक अच्छा रिक्रूटमेंट सिस्टम किनके द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो 50 का जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी, चाइना। ठीक है, तो चाइना वो पहला ऐसा सिस्टम था जिन्होंने साउंड रिक्रूटमेंट सिस्टम लेकर के आया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 51 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज कॉर्नर स्टोन ऑफ होल पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर? ठीक है, तो किनको कॉर्नर स्टोन कहा जाता है पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर का? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रमोशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, डिसिप्लिन एंड मोरल। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट 52 देखिए, द टर्म स्पॉइल सिस्टम अप्लाइज टू? स्पॉइल सिस्टम बेसिकली कहाँ पे है? अमेरिका में है, जहाँ पे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जो जीत जाती है ना, वो अपने हिसाब से अपने लोगों को इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट दे देते हैं। ठीक है, तो इसी को स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन होगा? अप्लाइज टू गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, कास्ट, पेट्रोनेज, मेरिट, है ना। तो मेरिट ब्यूरोक्रेसी तो नहीं होगा क्योंकि वैसे ही दिया जा रहा है पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट। तो पेट्रोनेज, है ना, पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 53 का देखते हैं, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इन द ग्रोथ एंड इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए, और लैंडमार्क के बारे में पूछ रहे कि कब क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो 53 में देखिए, जैसे मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था पहला 1968 में। ठीक है, हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, तो ये हुआ था 1967 में। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, यह हुआ था 1967 में, ये भी हुआ था। और पब्लिकेशन ऑफ टुवर्ड्स न्यू पब्लिक मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव, यह बुक है। ठीक है, यह बुक लिखा गया था 1971 में। किनके द्वारा लिखा गया था यह बुक? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक है, फ्रैंक मैरिनी। ठीक है, तो इनके द्वारा यह बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कौन सी होगा? 1967 में ये दोनों हैं, फिलाडेल्फिया और हनी रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 पहले आ जाएगा 2, 3। तो यहाँ पे यदि सबसे लास्ट कौन सा होगा? 4, है ना, तो सबसे लास्ट 4 है यहाँ पे। उसके बाद होना चाहिए 1, तो 1, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमें मिल जाता है ना। 53 का बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 54। हु अमंग्स द फॉलोइंग एम्फसाइज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन अप्रोच? तो किन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए अप्रोच माना? ठीक है, तो 54 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। यहाँ पे सारे लोगों ने ऐसे किए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच के रूप में लिया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं रिग्स के बारे में इन्होंने प्रिज्मेटिक मॉडल सोसाइटी दिया है ना, प्रिज्मेटिक मॉडल के बारे में बात किया इन्होंने। ठीक है, तो इनके बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। और ये जाने जाते हैं रिग्स फॉर इकोलॉजिकल थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी के लिए भी जाने जाते हैं, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इनकी एक फेमस बुक थी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, और आगे था द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, यह बुक का नाम है पूरा। ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो FW रिक्स के बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, प्रिज्मेटिक मॉडल, इकोलॉजिकल थ्योरी और ये बुक। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू अ सिविल सर्वेंट इन इंडिया। तो कौन से पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल नहीं है सिविल राइट्स? एक्सप्रेसिंग अ पॉलिटिकल व्यू, सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल मूवमेंट, कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली टू अ पॉलिटिकल पार्टी, वोटिंग इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। ठीक है, तो वोटिंग करने का अधिकार तो सबके पास है कि नहीं? तो 4 नंबर क्यों होगा? ये ऑप्शन ही गलत है। वोट तो कोई भी कर सकता है जो 18 साल से ऊपर है इंडिया में। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। देखिए 4 कट कर दीजिए, 4 कट कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। अब यहाँ 2 and 3 तो होगा 1 एक्सप्रेसिंग अ पॉलिटिकल व्यू। ठीक है, तो क्या पॉलिटिकल व्यू है करने का, एक्सप्रेस करने का है? तो यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल राइट्स आर नॉट अवेलेबल, है ना? तो हाँ 1, 2 and 3 ये सारे राइट्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये अवेलेबल है ना? यहाँ पे नॉट है तो नहीं होगा, यानी 1, 2, 3 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी ये सारे राइट्स अवेलेबल नहीं है। पॉलिटिकल व्यू कैसे एक्सप्रेस कर सकती हो आप, है ना? कोई गवर्नमेंट रहेगी बीजेपी की, फिर कांग्रेस आ जाएगी, बट सिविल सर्वेंट सिर्फ काम करना रहता है ना? वो जनता के लिए रहते हैं अवेलेबल, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 56 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल कौन नहीं है, तो हमको ये देखना है। तो 56 में देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हायरार्की है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इंटीग्रेशन है। तो 56 में यहाँ पे देखिए जो सही जवाब होगा वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, या प्रिंसिपल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना? प्रिंसिपल नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में देनी है। ठीक है, आइए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, 57 पढ़िए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिवाइडेड द स्कोप ऑफ पबेड, ठीक है, इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड अप्लाइड थ्योरी। तो किनके द्वारा यह किया गया? तो ये 57 का हो जाएगा H. वॉल्कर के द्वारा। ठीक है, इन्होंने पबेड के स्कोप को एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और अप्लाइड थ्योरी में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए निकोलस हेनरी हैं, इनके द्वारा एक पबेड में बुक लिखी गई जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स। यह पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई। तो यह बुक के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये निकोलस हेनरी की फेमस बुक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर, ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर, दिस इज सेड बाय। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया? ठीक है, तो यह स्टेटमेंट देने वाले हैं सी. पार्किंसन। तो 58 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रामसे मुईर की एक फेमस बुक याद आ रही है मुझे, जिसका नाम था अ शॉर्ट हिस्ट्री, ठीक है, ऑन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो ये सारे बुक्स आपको पता होने चाहिए। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि बुक्स के नाम अक्सर आपको मैच करने को दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बुक्स के नाम ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, कभी भी कहीं भी आपके लिए वो यूज़फुल साबित हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 में है द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु इंट्रोड्यूस्ड द राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, है ना? पहली कौन सी कंट्री थी जिन्होंने RTI को लागू किया? ठीक है, तो फर्स्ट कंट्री कौन थी? ऑब्वियसली स्वीडन, है ना? तो 59 का सी हो जाएगा। स्वीडन ने पहली ओम्बड्समैन स्कीम भी लेकर के आए। ओम्बड्समैन वहीं पे सबसे पहले आया, जहाँ तक याद आ रहा है 1809 के आसपास। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद होना चाहिए। RTI स्वीडन से, ठीक है, सबसे फर्स्ट कंट्री। 60 नंबर देखिए, हु वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स,
गलत कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट आवर और जीरो आवर के बारे में तो देखिए, जब भी पार्लियामेंट्री सेशन होता है तो जो फर्स्ट आवर होता है सीटिंग का, है ना, फर्स्ट आवर, उसको बोलते हैं क्या, क्वेश्चन आवर बोलते हैं। फर्स्ट आवर जो होता है वो उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन आवर में जो एमपीज होते हैं वो मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं और उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आवर में 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक स्टेयर्ड होते हैं, जैसे पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड, है ना, और फिर रिटन। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, और है ना, सॉरी, ये नोटिस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, ये शॉर्ट नोटिस को स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट डे इज रिजर्व्ड फॉर क्वेश्चंस, हाँ यही तो है, ठीक है। जीरो आवर क्या होता है, फर्स्ट आवर जैसे समाप्त हुआ उसके बाद से जीरो आवर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जनरली 11 से 12 होता है ये फर्स्ट आवर, उसके बाद 12 बजे से जो स्टार्ट होता है इसी को जीरो आवर कहते हैं, और तब तक चलता है जब तक एजेंडा ऑफ द डे होता है ना, जो भी एजेंडा है तब तक। तो ये इंडियन इनोवेशन है ना, ये भी सही है, ये किसी भी पार्लियामेंट्री रूल्स में नहीं है वो, है ना, ये इंडियन इनोवेशन है जीरो आवर। तो आप लोगों को ध्यान में देना है, ये भी ऑप्शन सही है। और जुडिशियल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट स्टेम्स फ्रॉम नेचुरल लॉ, और एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन यूनिकली अमेरिकन फेनोमेना। तो 60 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कि कौन सा फॉल्स है, बाकी सब सही है ना। ये अमेरिकन फेनोमेना है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये गलत स्टेटमेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स 60 नंबर्स में हमने देखे, और ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 में देखिए, अप्रोच फेमिनिज्म को लेकर के और थिंकर्स, इनको मिलान करना है ना। तो इसमें देखिए क्रिटिकल थ्योरी है यहाँ पे, और यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो जो सबसे पहली बात हमें जानना चाहिए वो ये है कि क्रिटिकल थ्योरी से जो थिंकर हैं वो हैं सैंड्रा व्हाइटवर्थ, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित कौन है, एलिजाबेथ प्रूगल। फिर ये इससे हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कैरलोट हुपर, ठीक है। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म से कौन है, चंद्रा मोहंती, ठीक है, यहाँ पे। तो डी का टू, और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है। तो 61 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी। तो ये सारे थिंकर्स हैं, आप लोगों को ये अप्रोच पता होना चाहिए। और कुछ फेमस बुक की बात करें हम लोग, जैसे चंद्रा मोहंती, इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है फेमिनिज्म विदाउट बॉर्डर्स, फेमिनिज्म विदाउट बॉर्डर्स, फेमिनिज्म पे ये बुक है। ये बुक ध्यान रखना है, चंद्रा मोहंती ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद सैंड्रा व्हाइटवर्थ की जो बुक है उसका नाम है, कहाँ, यहाँ पे सैंड्रा व्हाइटवर्थ, इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम है फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो ये बुक का नाम है फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो सैंड्रा व्हाइटवर्थ की बुक है। तो ये दोनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमने देखा, इनके बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देखिए, ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, टाइम स्पेस कंपैरिजन, द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, हाँ, द ग्रोथ ऑफ सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशन बिटवीन पीपल, हाँ। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो डी हो जाएगा। 63 नंबर, हु सेड द फॉलोइंग, इन क्रूशियल सिचुएशन हाउएवर द अल्टीमेट कंसर्न ऑफ स्टेट इज नॉट फॉर पावर बट फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। तो 63 का जो सही जवाब है वो होगा बी, केनेथ वॉल्ज, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। और
यहाँ पे कुछ चीज़ कुछ बुक्स के नाम आप लोग जान सकते हैं, जैसे कि केनेथ वॉल्ज की जो फेमस बुक है वो इंटरनेशनल रिलेशन के हैं, है ना। इंटरनेशनल रियलिस्ट थिंकर हैं, जनरली कहा जाता है रियलिस्ट थिंकर हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और केनेथ वॉल्ज की एक बुक है जिसका नाम है मैन, स्टेट एंड वॉर, ठीक है, यह फेमस बुक है। दूसरी बुक का नाम है एक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये किसकी बुक है? केनेथ वॉल्ज की, मैन, स्टेट एंड वॉर और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो फेमस बुक है इनकी, ठीक है, केनेथ वॉल्ज। उसके बाद यहाँ पे है जॉन मियर साइमर को देख लीजिए, इनकी जो फेमस बुक है इनका नाम है ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो ये फेमस बुक है इनकी, ध्यान में देना है किसकी? जॉन मियर साइमर की, ठीक है। बैरी बुज़ैन, ठीक है, बैरी बुज़ैन, इनकी जो एक फेमस बुक है उनका नाम है सिक्योरिटी। यहाँ पे लिख देता हूँ, सिक्योरिटी, अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, ठीक है। तो ये फेमस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, बैरी बुज़ैन। फिर है थॉमस शिलिंग, इनकी भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिनका नाम है थॉमस शिलिंग का आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। और फिर है द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी बुक, द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो मैं ये आपको एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब बुक्स के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और बहुत डिटेल से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको फ़ायदा पहुँचे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग टिक कर सकें, है ना, कहीं से भी हमें बस क्वेश्चन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये केनेथ वॉल्ज थे, इसका सही जवाब। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी ड्रॉज ऑन थ्योरीज फ्रॉम, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं, तो इस 64 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेलीगेशन एंड एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे 65 में देखिए, हु हैज़ प्रपोज्ड अ 3-tiered conception of international law based on मोरावसिक्स न्यू लिबरलिज्म, ठीक है। तो 65 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, AM स्लॉटर ने इन्होंने कहा कि 3-tiered कंसेप्शन होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ का, जो इस पे बेस्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 66, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस एज रिकमेंडेड बाय द सेमिनल रिपोर्ट एंड एजेंडा फॉर पीस 1992, ठीक। तो हमको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है ना। और यहाँ पे देखिए, पीस कीपिंग है, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी है, पीस बिल्डिंग है और पीस मेकिंग है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सही जवाब हो जाएगा इसमें 66 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहले 2, 4, 1, 3 पहले आएगा ये, है ना, फिर 4, फिर 1 और ये 3, 4 नंबर पे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हम लोगों को इस रिपोर्ट में इस तरीके से बताया गया है ना, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखिए, हु सेड दैट द यूनाइटेड स्टेट इज नॉट अ सिंपली अ सुपर पावर, इट इज़ अ हाइपर पावर। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया? तो 67 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, हुबर्ट वेडरीन के द्वारा, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, याद रह गया तो बहुत सही है ना। नेक्स्ट 68 में मैच करना है, यूएन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था और इश्यूज़ क्या थे, ठीक। एक सेकेंड इसको मिटा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, तो 68 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जैसे यहाँ पे देखिए, वियना कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये बेसिकली हुआ था ह्यूमन राइट्स को लेकर के। तो बी का 3 और आपका यहाँ पे ये ऑप्शन मिल गया।
एक ही मिलान करेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। एक का 4 ये मिला लीजिए। रियो डी जेनेरियो इन्वायरमेंट पे हुआ था, आप लोग जानते हैं। अर्थ समिट जिसको बोलते हैं, है ना, अर्थ समिट बोलते हैं, ठीक है। फिर कायरो, सी का हो जाएगा 1, ये पॉपुलेशन से संबंधित है। बीजिंग, ये विमेन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजिंग कॉन्फ्रेंस विमेन पे, है ना, बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी थे, हम लोगों ने देख लिए सारे पॉइंट्स को। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बे ऑफ पिग्स, है ना, ये एसोसिएटेड है किस क्राइसिस से? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन होगा 69 का, वो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्यूबन मिसाइल से, ठीक है, जो 1962 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 70 है। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैक विडोज आर वीमेन टेररिस्ट, टू विच कंट्री डू दे बिलोंग्स, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन ब्लैक विडोज के बारे में है, ये वीमेन टेररिस्ट थी, तो किस कंट्री से वो बिलोंग करती हैं? तो जो सही ऑप्शन होगा इसमें होगा चेचन्या, ठीक है। ये रशिया में आता है, रशिया का एक रिपब्लिक है, ठीक है, तो रशिया में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, कब कब हुआ था उससे संबंधित है। तो यूएन लॉ ऑफ द सी, ये हुआ था 1982 में, ठीक है। फिर कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ये 2000 में हुआ था। अंटार्कटिक ट्रीटी, ये हुआ था 1959 में। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से हुआ था और 2005 तक ये रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 2005 तक था ये, तो 1997, ठीक है। तो सबसे पहले अंटार्कटिक ट्रीटी, है ना, तो 3 ऑप्शन देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन ए, ठीक है। तो 71 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। 72 नंबर देखिए, मैच करना है ऑथर्स और बुक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए बुक्स मैच करने के लिए दिया गया, जैसे पैंग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी बुक है ना, पैंग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, यह बुक लिखा गया है एस.डी. मुनी के द्वारा, ठीक है। और ए का 3 और यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जहाँ पे बी का 1, ठीक है, बी का 1 क्रॉसिंग द रूबिकॉन, फिर सी का 4, ठीक है, और डी का 2। तो ये सारे बुक्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन में है, इंडियाज ट्रस्ट विथ एशिया was enunciated in the vision of engagement which was articulated by। तो 73 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में है। जवाहरलाल नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडियन मैकियावेली किनको कहा, चाणक्य को, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आप यदि नहीं देखें तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सीरीज देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे जितने भी थिंकर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, सिलेबस वाइज सारे कवर्ड हैं, ठीक है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट 74 नंबर देखिए, असर्शन और रीजन है। असर्शन, द फैक्टर एंड फोर्सेस कंस्ट्रेंड नेहरूज इंडिया फ्रॉम प्लेइंग इट्स लेजिटिमेट रोल इन एशिया है बाइदर बिन और द एंड। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। 74 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, वो 75 नंबर, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 2832 ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन ओशियन एज अ जोन ऑफ पीस एडॉप्ट, कब एडॉप्ट किया गया था इसको? तो ठीक है, तो इस जो ट्रीटी है ना, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन नंबर 283, यह बी, ऑप्शन बी 1971 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो हमने देखिए फर्स्ट सेशन में देखा 35 क्वेश्चंस तक और सेकंड सेशन में हमने देखा 75 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इस प्रकार से हमने पेपर 3 का जून 2014 का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग दिसंबर 2014 का पेपर देखेंगे,
ठीक है, ये जून का था, ये दिसंबर का देखेंगे और डिटेल से इसी प्रकार से एनालिसिस होगी, जहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी, बुक्स है ना, और सारी चीज़ों को लेकर के। तो बने रहिए हमारे साथ, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफाई हो जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।